हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम आपके साथ कंटिन्यू क्लास 10th के एनसीईआरटी को लेकर के बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम्स की। बहुत जल्द हम आपके साथ इंग्लिश मीडियम को भी लेकर के आएंगे और नरवीन सर आपके साथ इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी को लेकर के बात कर रहे हैं और 9th क्लास की जियोग्राफी को लेकर के वो भी बहुत जल्द, मतलब 10th की जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। और आपके साथ कंटिन्यू एक या दो तो वीडियो कंटिन्यू कर ही रहे हैं हम लोग। बहुत नेक्स्ट सीजन में, मतलब नेक्स्ट कोशिश करेंगे जितने जल्दी हो। साइंस भी स्टार्ट करना है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लाने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अभी मैं हिस्ट्री की बात करूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों का एसएसटी सब्जेक्ट में हिस्ट्री को लेकर के होता है। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, मतलब कि हिस्ट्री में ये टॉपिक आपका फर्स्ट वाला टॉपिक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ ये हम पढ़ेंगे। यूरोप कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यहाँ पे इमर्ज कैसे हुआ, या नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे आया, ये चीजें कैसे हुई। और यही से, यूरोप से ही नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भारत आया। और भारत में आने का रीजन क्या था, भारत में कैसे कैसे पहुंचा। अब वो आपका क्या हो सकता है, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन है, और आपकी बुक्स है, आपके पंपलेट, और आपके क्या हो सकते हैं, और जितने भी ट्रैवलर आते थे ना, ट्रैवलर जो यात्री आते थे, ये हो सकते, और भी चीजें हैं। ऐसे करके भारत में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया और ये इमर्ज हुआ। और ये हम पढ़ भी चुके हैं, मतलब कि मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में, और एक चैप्टर नंबर वो है। अब आप देखो ये इमेज को बड़े ध्यान से देखो, इमेज में ये सारी चीजें कैसे दिखाई गई है। एक लंबी सी कतार यहाँ पे ये दिख रही होगी आपको, यहाँ से पूरी ये कतार किस प्रकार से लंबी सी, और ये सब लोग डेमोक्रेसी की तरफ, मतलब कि स्वतंत्रता की तरफ, अपना देश कैसे स्वतंत्र हो। और यहाँ पे जो स्टेचू एक दिख रही है, ये एक देवी है, और देवी के हाथ में यहाँ पे देखो मसाइल लिए हुए हैं, और ये उसके राइट टू, मतलब राइट का एक घोषणा पत्र लेकर के खड़ी हुई है। क्योंकि यूरोप में, इससे पहले हमने फ्रेंच में देखा था कि वुमेन को एक ये लोग मतलब रेवोल्यूशन के रूप में देखते थे, एक देवी के रूप में। उसी प्रकार से इसकी मैं बहुत बात डिटेल से करूंगा। अभी पहले भी हम देखना है कि हमें पढ़ना क्या है, इस चीजें देखो। पहले हम इस सारे डायग्राम की बात करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले फिर आपके साथ। देखो बात है 1848 की। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम है, कलाकार का नाम फ्रेडरिक सॉरियो। तो फ्रेडरिक सॉरियो ने 4 चित्र बनाए। कितने चित्र? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, उनमें से अपने सपनों को संसार रचा। और उनने ऐसे दिमाग में इमेजिन करके एक वर्ल्ड क्या कैसे क्रिएट होगा, कैसे क्रिएशन होगा, ऐसे करके उन्होंने दिमाग में एक श्रृंखला, मतलब कि उसका संसार को रचा, सपनों के संसार को। और उसके शब्दों में यहाँ पे जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, कि यहाँ पे लोगों का शासन हो और सोसाइटी का, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी हो, उस हिसाब से सोसाइटी फॉर्म हो, और मिल करके बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में इसने टोटल, देखो याद रखना, पहले तो क्वेश्चन आएगा कि फ्रेडरिक सॉरियो कौन था। तो एक फ्रांसीसी कलाकार था, आर्टिसियन था, आर्टिस्ट था, और इसने टोटल 4 चित्र बनाए थे। और उनमें से एक चित्र जो आपके सामने ऊपर दिया हुआ है, और इसमें उसने सपनों के संसार, वो पूछेगा इसके चित्रों का पर्पज क्या था, तो सपनों का जो संसार था वो उसने कैसा सोचता था, उसके दिमाग में कैसी इमेज थी कि अपने सपनों का संसार कैसा होगा, तो ऐसे उसने इमेज रखी। और यहाँ पे जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, यहाँ पे ये 2 चीजें यहाँ पे याद रखना, 2 वर्ड है, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। और यह कौन था? फ्रांसीसी कलाकार। ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है, यहाँ पे बन सकते हैं और बनते भी हैं। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। इसी चित्र में देखेंगे अभी हम ध्यान से कि पहले जो श्रृंखला में दिख रहे हैं आगे, वो यूरोप और अमेरिका के लोग दिख रहे हैं, और सभी उम्र के लोग हैं और सभी वर्गों के, जिसमें स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने जो फ्रेंच का जो रेवोल्यूशन पढ़ा था, फ्रेंच की क्रांति, ये आपको 9th क्लास में मैं पढ़ाऊंगा जब स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री। तो दोनों कलाकार स्वतंत्रता की महिला का एक रूप प्रदान किया करते थे। आपका आप ज्ञानोदय मसाल को पहचान सकते हैं कि इसमें एक हाथ में एक मसाल है, उसके एक हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में उसके मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, और प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश सजता है। जो इसमें कॉन्सेप्ट आया ना कि एक हाथ में क्या है, ज्ञानोदय की मिसाल है, और दूसरे हाथ में क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र। तो राइट टू ऑफ अनाउंसमेंट, राइट टू ऑफ एक्सेशन की बात यहाँ की गई है। और यहाँ पे एक मीनिंग आया निरंकुश, तो निरंकुश संस्थाओं को ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं।
निरंकुश मीनिंग दी है, इसका मतलब क्या है थोड़ा समझ लीजिए। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है, निरंकुशवाद। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये ऐसी सरकार होती है जिसकी व्यवस्था, जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। एक ऐसी गवर्नमेंट और ऐसा शासन जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को क्या कहते हैं, निरंकुश सरकार कहा जाता है। निरंकुश मतलब एक ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था कि जिसपे किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। आपने अंकुश एक मीनिंग सुना होगा कि हाथी देखा होगा, हाथी के ऊपर एक महावत बैठता है और उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे घोड़े के ऊपर हॉर्स राइडर रहता है, ऐसे सब एक अपने अपने कंट्रोलर रहते हैं। उसी प्रकार हाथी को कंट्रोल करने वाला जो महावत होता है उसको कंट्रोल करता है, और उसके हाथ में एक अंकुश लगी रहती है, मतलब एक छड़ होती है लोहे की, और उसको से वो कंट्रोल करता है। जब हाथी अनकंट्रोल हो जाता है तो उसको अंकुश लगाने का काम करता है। अगर मान लीजिए उस हाथी को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, मतलब कि उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। तो यहाँ पे वही है कि अनकंट्रोल गवर्नमेंट है, अनकंट्रोल सिस्टम चल रहा है, मोनार्की सिस्टम है, कि जिस अंकुश, किसी प्रकार की कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकार को निरंकुश कहा जाता है या फिर एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत होती है, बल मतलब आर्मी वाली होती है, जो एकदम पूरा सेंट्रलाइज होगा, स्टेट से कोई मतलब नहीं है, ज्यादातर आर्मी पावर का यूज करेगी, आधारित होती है, और दमनकारी सरकारें होती हैं, और ज्यादातर पब्लिक के राइट्स नहीं सुनना, ये सारी चीजें। ना तो इसमें पब्लिक के राइट्स होते हैं, ना तो यहाँ पे लोकल जो पार्टियां, स्टेट जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, जैसे उनकी भी बातें ना सुनना, सब अपने सेंट्रलाइज सारी पावर होंगी, और पूरा का पूरा यहाँ पे आर्मी के कंट्रोल में, मतलब सेना के कंट्रोल में सारी चीजें होती हैं। और जब जरूरत पड़ती है, कोई विरोध करता है, तो किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा या सेना के द्वारा उनको क्या कर दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है। कल्पना दर्श को बोलते हैं यूटोपिया। एक मीनिंग और है, ये आगे हम देखेंगे। कल्पना दर्श यहाँ लिखा है, क्या होता है, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव था। यूटोपिया का मतलब कि जैसे हम कुछ ऐसी चीजें सोच लें कि इंडिया में कभी ऐसा टाइम आएगा, यूटोपिया मतलब इंडिया में शायद ऐसा कभी टाइम आएगा कि सभी लोग इक्वल होंगे, सभी लोग इक्वलिटी की बात होगी, कास्ट सिस्टम नहीं होगा, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मुझे लगता है ये तो यूटोपिया वाला कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कभी भी इंडिया में डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है। सभी मतलब इक्वलिटी, इक्वल हो पाएंगे, कास्ट सिस्टम कभी खत्म हो पाएगा। अनटचबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, एक हद तक लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कास्ट सिस्टम अभी भी मौजूद है। जैसे कि अभी देखो कितनी सारी कास्ट इंडिया में मौजूद है, प्रेजेंट है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट को कल्पना करना, तो ऐसा यूटोपिया, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी सोच कि जो शायद समाज की एक ऐसी कल्पना, एक ऐसी थिंकिंग, ऐसा कल्पना हम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि जो उसका साकार होना लगभग क्या है, असंभव होता है। तो फिर यही ये पूछा है कि किस प्रकार से यहाँ पे कि ऐसी सरकार, ऐसी चीजें क्या है, असंभव। यही लिखा है कि अवशेष बिखरे हुए स्वरूप के जो कल्पना दर्श यूटोपिया की सोच है कि दुनिया के लोगों को अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए और जिनकी पहचान कपड़ों से और राष्ट्रीय पोशाक से होती है, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त, इसमें दो हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड तब राष्ट्र बन चुके थे, और फ्रांस के क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता। अभी मैं एक ही उस पर बात करूंगा। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, प्रतिमा के पास अभी अभी कौन पहुंचा है, फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। अब देखो, अब इस इमेज को ध्यान से देखो। अभी देखो इसमें सब अलग अलग कंट्री के तिरंगे किस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सब अभी अभी इसमें बढ़ते जा रहे हैं कि ये सारे देख रहे हो कि सारे की एक मूर्ति खड़ी है, एक हाथ में क्या है, मिसाइल लेकर के खड़ी है, मसाल है, और एक हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र। इसी की मैंने अभी बात की थी। देखो यही लिखा है कि ज्ञानोदय की मसाल लेकर खड़ी हो, दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र। फिर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से फ्रांसीसी के टाइम पे, जो यहाँ पे लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता की महिला का रूप प्रदान किया करते थे। तो वही थे जो आर्टिसियंस थे। तो ज्यादातर जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, वो वुमेन्स को सिंबल बना के यूज करते थे। तो यहाँ पे वही दिखाया गया। एक लंबी सी कतार दिख रही है जो सारे इस चाहत में है कि आकर के अपने यहाँ पे जो राइट्स हैं वो सारे पा लेंगे। और यहाँ पे देखो हर एक झंडे को कैसे दिखाया गया है, और इसमें यहाँ लिखा है कि उस भीड़ में आगे कौन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो सब राष्ट्र बन चुके थे। तो इसमें अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, जैसे अमेरिका का ये स्विट्जरलैंड है। रवि कहा है, फिर लास्ट में लिखा है कि फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के अभी अभी पहुंचा है। प्रतिमा के पास क्या है, अभी अभी पहुंचा है फ्रांस, जो क्रांतिकारी झंडे के रूप में है। तो फ्रांस का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर आगे देखते हैं, इसमें एक पूरी एक लाइन है और सभी अपने राइट्स, और देखो ये पूरी एक चीज है, कॉन्सेप्ट दिखा रहा है। तो चलो हम आगे करते हैं इसी की बात। अभी मैं और इसकी बात करूंगा एक एक कॉन्सेप्ट पे। तो पहले तो क्वेश्चन आपसे बनना होगा कि इस डायग्राम से हमें क्या शो हो रहा है कि किस प्रकार से, तो इससे जो कलाकार है वो हमें क्या बताना चाहता है। तो कलाकार कैसे एक यहाँ पे यूटोपिया वाली थिंकिंग रख करके यहाँ बता रहा है कैसे चीजें हैं। अब देखते हैं कि अभी अभी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, उसके जस्ट पीछे कौन है, जर्मनी के लोग हैं। और
काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे। क्या है, देखो कौन कौन कलर का, काला, लाल और सुनहरा झंडा। तो काला, लाल और सुनहरा झंडा कौन टांगे हैं, तो कौन टांगे हैं, जर्मनी। देखो यहाँ पे अभी मिल जाएगा, काला, लाल और सुनहरा झंडा टांगे हैं। देखो ये प्रतिभा के पास पहुंच गए हैं, एक काला है, ये लाल है, ये सुनहरा झंडा। ये जो झंडा तिरंगा दिख रहा है ना, ये आपको, सॉरी तिरंगा नहीं, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये हो गया काला, ये हो गया रेड और एक हो गया सुनहरा। तो अभी अभी पहुंचा है, ये देख रहे हो ना कैसे कि सारे अपनी अपनी होड़ में आगे चले जा रहे हैं, किस प्रकार से। फ्रांस का ये रहा, ये सारे लोग अभी अभी फ्रांस के पहुंच गए मूर्ति के पास, इनके पीछे जस्ट ये जा रहे हैं। तो सारे कंट्री एक दूसरे के पीछे कैसे चले जा रहे हैं, और यहाँ पे ये बात यहाँ पे की। अब देखते हैं आगे हम यहाँ पे कि इनके पीछे जस्ट जर्मनी के लोग जो काला और लाल और सुनहरा झंडा थामे। दिलचस्पी की बात तो यह है कि जिस समय सरू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। मतलब इंपोर्टेंट तो बात है हो रही कि जब सरयू जी ने, जो कलाकार है, उन्हें ये मूर्ति बनाने, जब ये स्टेचू बनाई थी ना, ये पूरी इमेज बनाई थी, उस समय जो जर्मन के लोग थे ना, जर्मनी के लोग, तब तक जर्मनी के लोग क्या नहीं बने थे, जर्मनी के लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने। जब वो यूएनए का पार्ट नहीं बने थे, वो संयुक्त राष्ट्र नहीं बने। जो झंडा वे थामे हुए हैं जो हाथ में, वे 48 के उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। अनेक जर्मन भाषी रायतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। ऐसे उनकी सोच थी कि सभी एक ही राष्ट्र में बन जाए, सभी एक यूनियन बन जाए और यूनियन के रूप में फॉर्म हो जाए। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया दो सिलसिलों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग हैं। फिर उनके बाद कौन दिखते हैं, जर्मन के बाद कौन दिखते हैं, ऑस्ट्रिया है, दो सिलसिलाओं की राजशाही, लोम्बार्डी का मैदान, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, ये सारे कंट्री, हंगरी है, रूस सबसे पीछे के लोग हैं। ऊपर से स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को अपनी नजरें जमाए हुए हैं और चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्र के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। देखो ये वही बात आ रही, ये देखो ये ऊपर ईसा मसीह का दिखाया और ऊपर से फेरियरी वगैरह, कैसे ये लोग यहाँ पे एक आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, फ्रेटर्निटी की। ये देखो ये लिखा है, फ्रेटर्निटी लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है मीनिंग में ऊपर, ये ईसा मसीह का चित्र बना हुआ है और ये आशीर्वाद देते हुए कि दुनिया पूरी किसके भाईचारे के रूप में आपस में हो जाए। ये सारे उनके साथ उनके जो फरिश्ते हैं, जो देवदूत कह सकते हैं, सारे लोग उनको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया एक भाईचारे के रूप में यहाँ पे बदल जाए। ये पूरा डायग्राम क्या शो कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है कि लोम्बार्डी ईसा मसीह एक संत के रूप में दिखाए गए और जो किसके भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिसकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने की है। इसमें ज्यादातर बातें इटोपिया वाली हैं, कैसी हैं, इसमें ज्यादातर बातें इटोपिया वाली, अभी हुआ नहीं ऐसा, ऐसा सोचा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद की एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इस परिवर्तनों के अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रों का उदय हुआ। नेशन ऑफ स्टेट, ये इंपोर्टेंट है, यही तो थ्योरी इंडिया में आई थी, नेशन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट। क्या हुआ कि यहाँ पे नेशन ऑफ स्टेट कि एक कोई सेंट्रल पावर होगा और उसको सारा कंट्रोल कौन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये यूनियन गवर्नमेंट है और इसके नीचे सारे कौन है, स्टेट है। इस प्रकार से ये स्टेट है, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे। तो नेशन ऑफ स्टेट की थ्योरी यहाँ पे आई, तो नेशन ऑफ स्टेट का उदय हुआ। लंबे समय तक ये ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां विचार पर विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र में प्रभु सत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास का विरासत की भावना थी। इंपोर्टेंट थी यहाँ पे कि स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र में प्रभु सत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन राष्ट्र राज्यों में जो राष्ट्र राज्य थे, नेशन ऑफ स्टेट, न केवल उनके शासकों को बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव था। कि एक साझा पहचान का मतलब एक ही चीजें चाहिए, जो उनकी फीलिंग थी, जो चीजें थी, कि अभी जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए एक साझा पहचान। मतलब एक साझा पहचान का मतलब है जो उनकी पहचान हो, जो आइडेंटिफिकेशन हो, वो कैसी हो, एक हो। और यहाँ पे क्या बोला, साझा इतिहास हो, मतलब कि हिस्ट्री कैसी हो एक दूसरे से। मतलब साझा का मतलब क्या होता है कि अभी शेयर करना, तो शेयर करने वाला कॉन्सेप्ट हो। विरासत की भावना, मतलब जो उनकी विरासत थी, ये सारी चीजें उनकी, यहीं से तो नेशनलिज्म की फीलिंग आई। जैसे कि इंडिया में कैसे देखेंगे, इसलिए मैंने वो टॉपिक पहले पढ़ाया था कि यहाँ से जैसे एक साझा पहचान का भाव, यही इंडिया में था, एक साझा पहचान का भाव आए। फिर वो कह रहा है साझा इतिहास हो। साझा इतिहास का मतलब कि हिस्ट्री भी अभी एक ही टाइम पे है, एक ही टाइम में क्या हो रहा है हिस्ट्री में, तो वही हिस्ट्री की फीलिंग आती कहाँ से कि अभी हमने कहा कि पंजाब में क्या चला था, हरियाणा में क्या
चल रहा है, राजस्थान में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे 1857 की क्रांति में देखो कि बिहार से कुंवर सिंह थे, पंजाब से अलग लोग थे, वही बात आ गई ना कि मध्य प्रदेश से कौन था और यूपी से, उत्तर प्रदेश से कौन था। तो ऐसे सारे लोगों का जो हिस्ट्री था ना, कि साझा इतिहास था, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट किया, और एक विरासत, विरासत मतलब जो हमारे जो पीछे का जो इतिहास रह गया, जो बिल्डिंग्स है, जिस चीजें हैं, वो सारा क्या कहलाएगा, विरासत कहलाएगा। तो एक साझे विरासत की भावना की, साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं था, क्योंकि ये सारी चीजें स्टार्टिंग से तो नहीं थी, ऐसा तो था नहीं, अभी आने लगा ये सारी चीजें। संघर्षों के नेताओं और आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी, और एक ही हुई थी जो संघर्ष लोग कर रहे थे आपस में साथ में, और जो नेता जो लोग थे वो आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्र अस्तित्व में आए। यहाँ पे 19वीं सेंचुरी में जो राष्ट्र राज्य मतलब कि नेशन ऑफ स्टेट और राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म यहाँ पे अस्तित्व में आए, कैसे ये चीजें हैं। चलो अब उससे पहले हम पढ़ने से पहले ये देखने इसमें क्या दिया है और क्या चीजें दी हैं। देखो एक मीनिंग आया है कि अनस्ट रेनन राष्ट्र क्या है, यहाँ पे बताया है अनस्ट रेनन राष्ट्र क्या है, व्हाट इज नेशन। तो फ्रांसीसी दार्शनिक है जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनन, ये नाम है 1823, उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बताई गई है कि नेशन क्या होता है। तो यहाँ समझो 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का नाम है सोर्बोन विश्वविद्यालय, ये नाम है सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में एक स्पीच दिया गया था, राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्या एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में मतलब ऐसे के रूप में छपा जिसका शीर्षक था कि राष्ट्र क्या है। यहाँ पे लिखा ना इनकी लैंग्वेज है क्वेस्ट सी द अनी नेशन, ये वहाँ की लैंग्वेज में है कि व्हाट इज राष्ट्र, व्हाट इज नेशन क्या है, व्हाट इज नेशन। इस निबंध में रेनन ने अन्य लोगों को द्वारा प्रस्तावित विचार की आलोचना करता है। राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म, क्षेत्र से बनता है। राष्ट्र किससे बनता है, नेशन कहाँ से आएगा, जिसकी सेम लैंग्वेज हो, नस्ल, धर्म, क्षेत्र, इस सारी चीजों से नेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। ये सारे उसके कंपोनेंट है, क्या है, इक्वल लैंग्वेज हो, नस्ल मतलब और रिलीजन, एरिया, ये सारी बात। अब वही बात आती है क्या है, एक राष्ट्र लंबे प्रयास किए हैं उसने, त्याग, निष्ठा चरम बिंदु होता है, सौर वीरता से युक्त अतीत और महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह एक सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना और वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की यह सब जरूरी शर्त है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, लार्ज स्केल ऑफ सोलिडेरिटी। तो लार्ज स्केल ऑफ सोलिडेरिटी है और उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। क्या है, जनमत संग्रह के पब्लिक की ओपिनियन लिए जाए, पब्लिक की क्या लिए जाए, ओपिनियन लिए जाए, प्रातः उनके निवासी प्रांत और उसके निवासी, अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है कि किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमा रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। क्या बोले यहाँ पे कि किसी देश का विलय और उसके विरुद्ध कब्जा जमाए रखना वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है और अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और एक किसकी बात कर रहे हैं कि अगर ये चीजें होती है ना जिसको, तो उनके लिए क्या है, डेमोक्रेसी की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। ये भी बात सही है कि अगर पूरे वर्ल्ड में अगर एक कानून, एक मालिक होता पूरी दुनिया का और एक स्वतंत्रता की चीजें होती ना पूरा, अभी आपको लगता क्या है कि इंडिया के अंदर ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे मैं बता दूं ना, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो अगर ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है या जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, अगर ये सच में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए ना मतलब डाइवर्सिटी वाला, तो आज जो खूबसूरती है ना इंडिया की नहीं, बहुत सारे देशों में, कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग पहचान, क्योंकि ये सारी मैं फ्रेंड्स यहाँ बता दूं, ये जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है मेरा वो आपका नहीं है, सोसाइटी ने क्रिएट नहीं की है डाइवर्सिटी, ये नेचर का डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है। ये डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट खुद नेचर ने दिया है। अगर ये सारी चीजें एक होती तो सब जगह दिन एक साथ निकलता, सब जगह का जो एटमॉस्फेयर एक जगह साथ होता, क्लाइमेट एक जैसा होता, बारिश भी एक जैसी होती, वहाँ पे ग्रीनरी भी एक जैसी होती, प्रोडक्शन भी एक जगह जैसा होता, सारी चीजें एक साथ एक सी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर उसको वो खूबसूरत कैसे होती, जो कॉन्सेप्ट जो हमें दिखता है वो खूबसूरत कभी ना होता। तो इसलिए बोला कि अगर वो चीजें एक होती तो वो हमें कभी अच्छा ना लगता। यही रीजन है कि डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे बोला है कि लार्ज स्केल ऑफ द सोलिडेरिटी एक कॉन्सेप्ट बताया, और जनमत संग्रह की कोई भी चीज होगी। और अर्नेस्ट रेनन ने एक स्पीच मतलब कि वहां पे स्पीच दिया था, तो ये थोड़ा सा याद रखना क्या है। तो ये बात मैंने आपके साथ कर ली।
अब देखते हैं। तो ऐसे करके राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया, यहाँ पे जनमत संग्रह का मतलब बताएं कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, कि उसको करना है कि नहीं। रेनन की समझ के अनुसार राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण है, उनके अनुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये बताना जरूर, इसका आंसर जरूर कोड करने की जरूर। रेनन है, रेनन क्या कह रहा है, उसकी समझ के अनुसार एक राष्ट्र की फीचर्स क्या होने चाहिए और उसके मतानुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से आपका सेक्शन फर्स्ट स्टार्ट होगा और टोटल इसमें 6 सेक्शन है, तो एक एक सेक्शन को बहुत डिटेल से देखें। अब आता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का बाद का विचार कहाँ से आया। अब फ्रेंच का रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखो, ये दूसरा डायग्राम आपके सामने इसमें बना हुआ है, इसकी भी हम बात करेंगे, इस सारे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें बात करें। ये भी फ्रेडरिक सरियू के द्वारा बनाया गया सेकंड चित्र है, जिसमें वहाँ पे पहला चित्र बताया गया कि कैसे लोग अपने एक न्याय की जो देवी है, मतलब डेमोक्रेसी की देवी, जो इंडिपेंडेंस देवी है, उसके पास जा रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, और उसके हाथ में जो मिसाल है पावर के लिए कि सभी अपनी क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति। और ये रेवोल्यूशन आप पढ़ चुके थे 9th क्लास में, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि अगर सच में आपको 10th पढ़ना है ना, तो 9th को अच्छे से पढ़ो। अगर सच में जिन बच्चों को बोर्ड के एग्जाम्स में या फिर अपना बेस अच्छा करना है हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो पीएससी, स्टेट पीएससी या यूपीएससी वगैरह दे रहे हैं, तो जैसे उसमें भी सिलेबस में फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिका रेवोल्यूशन है, रशिया रेवोल्यूशन है, इस सारे कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इस सारे उसमें देकर रखे हैं। नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट भी देके रखे हैं, और आपका उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, रेनेसां पीरियड। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र था जिसके संपूर्ण यूरोप भूभाग पर एक निरंकुश राजा, देखो आया ना, एब्सोल्यूटिज्म राजा था, जो डिक्टेटर किंग था, अपनी बस चलाता था, और फिर बाद में पब्लिक इसको पकड़ के कैसे फांसी पे चढ़ा देगी। 9th क्लास की हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा। फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए और प्रभुसत्ता राज से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आई, और ऐसे करके जो राजतंत्र था ना, मोनार्की सिस्टम, राजा के हाथ से निकलकर किसके हाथ में चली गई, फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनके फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। स्टार्टिंग, अब यहाँ पे यही इंपोर्टेंट है कि फ्रांसीसी क्रांतियों ने एक ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके, फीलिंग आ सके, वो जिसमें पितृभूमि क्या, ला पेट्राई, और नागरिक ली सिटोयन, ये दोनों मीनिंग आपकी 9th क्लास की फ्रेंच रेवोल्यूशन में देके रखी है। सिटोय, तो ली सिटोय जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया और एक संविधान के अंतर्गत समान नागरिक प्राप्त थे। इसमें कहा कि सभी को क्या है, इक्वल राइट्स है। अतः यह एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा था जिसे द ट्राई कलर बोला गया। कैसा था, द ट्राई कलर चुना गया, जिसमें पहले राष्ट्रध्वज की जगह ली, और स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा। अब देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का फॉर्म था वो क्या था, स्टेट जनरल था। चलो मैं ये बता दूं, थोड़ा ये डायग्राम भी मुझे फिर आपके साथ डिस्कस करना है, एक सेकेंड। चलो मैं पहले डिस्कस कर दूं, ये समझ जाओगे आप। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि ट्राई कलर चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ली। स्टेट जनरल, जो स्टेट जनरल था, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह, जिसमें 2 टाइप के सिटीजन थे। मैं पढ़ा दूं कि 9th क्लास में आप अच्छे से देखना ये चीज। उसमें 2 टाइप के सिटीजन थे, एक थे जिसमें बोलते थे एक्टिव सिटीजन, ठीक है, और एक थे उसमें पैसिव सिटीजन। तो एक तो थे एक्टिव सिटीजन और एक थे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन को इसमें स्टेट जनरल में परमिशन थी। तो ये यही बात है कि जो स्टूडेंट 9th का हिस्ट्री पढ़ करके अच्छे से आएगा, फ्रेंच का रेवोल्यूशन, उसे ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि स्टेट जनरल में क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था। चुनाव के नागरिकों के द्वारा समूह द्वारा किया जाने लगा। उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। अभी उसका नाम था ना स्टेट जनरल, उसकी जगह नाम क्या आ गया, नेशनल असेंबली। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। यहाँ पे अभी नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से आ रही कि नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई, शहीद जो हुए थे उनका गुणगान गाया गया, उनके अपने शहीदों को याद किया गया, राष्ट्र के नाम पर हुआ। इस सब का सब किसके नाम पर हुआ, नेशन नाम पर। नेशन का कॉन्सेप्ट है। यह एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। यहाँ पे कैसे की गई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम।
यहाँ पे व्यवस्था लागू की गई जिसमें भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए कैसे इक्वल राइट समान कानून बनाया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया। इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट लाइन, क्या हुआ, जो इंटरनल एक्सटर ट्रेड होता था, आंतरिक आंतरिक जो आयात निर्यात था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, उस पर सारा बंद कर दिया, मतलब टैक्स लेना, और नए भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। और सब जगह पे क्या सिस्टम आया, अब देखो धीरे धीरे कैसे चेंज आ रहा है, कैसे नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कैसे चीजें आती चली जा रही हैं। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बनी। जो क्षेत्रीय लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज, उनको रुकाया कि ये कहा कि कोई एक नेशन की लैंग्वेज बनाई जाए। जैसे कि पेरिस में जो लैंग्वेज चलती थी वो कौन सी चलती थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसे ही जाके आगे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया कि कहा गया ये कैसी होगी, ये हमारे राष्ट्र की भाषा होगी। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है, और कोई राष्ट्रीय भाषा है तो कौन सी है उसको भी बताओ, और अगर कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये भी मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताना, आंसर मुझे जरूर देना कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है या नहीं है। तो ये हमने देखा, अब इसको देख ले तो और इसको मैं पूरा डिस्कस कर दूं पूरा अच्छे से, फिर इसके बाद फिर मैं इसके डायग्राम की बात करूंगा। देखो हुआ क्या कि राष्ट्र की भाषा बन गई और फ्रांसीसी लैंग्वेज को यहाँ पे राष्ट्र की भाषा बना दिया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का एक भाग और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। उनका पर्पज था कि जो यूरोप के लोग हैं, जो निरंकुश राजा है, मतलब कि एब्सोल्यूटिज्म किंग है, उससे फ्री कराएं, डिक्टेटर राजा। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों से राष्ट्र में गठित होने में मदद करेगा, कि जो राष्ट्रों में गठित होने हो गए, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, यही हुआ कि जो फ्रांस में हो रहा था और यूरोप में ये पहुंची, अलग अलग यूरोप के अलग शहरों में पहुंची, तो छात्र, शिक्षित, मध्यम वर्ग, अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, और जैकोबिन क्लब 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रांस रेवोल्यूशन में, कि जैसे ये खबर पहुंची, फ्रांस की घटना, ये सारी चीजें पहुंची, तो जो छात्र थे और जो शिक्षक थे, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, जैकोबिन क्लब बनाने लगे। क्या बनाने लगे, जैकोबिन क्लब यहाँ पे बनने लगे, जैकोबिन क्लब की स्थापना होने लगी। और जैकोबिन क्लब बन करके क्या हुआ, देखो होने उनकी गतिविधियां और अभियानों में उनके फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, और ऐसे करके उनकी गतिविधियों अभियानों ने फ्रेंच की जो सेनाओं के लिए जो रास्ता था वो तैयार किया। 1790 के दशक में हॉलैंड, इसमें कुछ देशों के नाम है, जैसे हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, और कौन, इटली के बड़े इलाके में घुसी। यही दशक में यहाँ पे क्या हुआ कि उनकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, कि जो फ्रेंच की आर्मी थी, क्योंकि इससे पहले मैं बताया था जो फ्रेंच के लोग थे, तब उन्होंने देख लिया था जो फ्रेंच का जो राजा था लुई 16 ने कैसे कि यहाँ पे जो देश थे, जैसे कि आपका यहाँ पे नहीं है, ऑस्ट्रिया है, उसके पास जो कंट्री थे, उनने वहाँ की सेना को इन्वाइट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की सिस्टम खत्म हो गए, क्या सिस्टम आ गया था, रिपब्लिक सिस्टम आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम आ गया था। अब जो रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम आया, तो यहाँ पे हुआ कि जो सेनाएं थी, जो फ्रेंच की सेनाएं थी, जो लोग थे यहाँ के, सब लोग सेना में क्या हो गए, उस सेना में जाके आर्मी ज्वाइन कर लिए। अब वो किसी भी कंडीशन में फिर से गुलाम नहीं बनना चाहते थे, फिर से वही सिस्टम, मोनार्की सिस्टम नहीं लाना चाहते थे। क्रांतिकारी युद्धों को शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। यही हुआ कि वो जब दूसरे देशों में गए और एक कॉन्सेप्ट दूसरे देशों में भी पहुंचने लगा, कि जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट था, जो विचार था, विदेशों में ले जाने लगे। ऐसे तो इंडिया आया ये कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट कैसे आया, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। ये सारी चीजें देख रहे हो ना, कैसे ये चीजें धीरे धीरे चेंज होती जा रही, नेपोटिज्म को खत्म कर दिया, और यहाँ पे कह सकते हैं कि कैसे वहाँ पे डिक्टेटरशिप खत्म की, राजा का सिस्टम खत्म करके पूरा सिस्टम आ गया, लोग अपने जैकोबिन क्लब बनाने लगे, अपने राइट्स की बात करने लगे, ये सारी चीजें होने लगी। ठीक है, फिर क्या होता है, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, वहां उसके अनेक सुधारों की शुरुआत की, जिससे फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया। क्या कहता है कि नेपोलियन, जो अभी देखो यहाँ पे नेपोलियन की भी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन की एंट्री जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे ना, तब यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों की पावर आ गई थी। मिडिल क्लास में वहां पे पावर दो पार्ट में डिवाइड थी। देखो यहाँ पे मैं समझा दूं क्या हुआ था फ्रांस में। टोटल अगर मैं बात करूं कि फ्रांस की सोसाइटी टोटल 3 पार्ट में बटी थी। 3 पार्ट में, 3 पार्ट का मतलब था कि जैसे मैं बात करूं कि एक था क्लर्जी वर्ग, एक जिसको बोलते थे मतलब किंग सिस्टम, राजा, जिसमें नोबिलिटी लोग आते थे, पैसे वाले लोग। एक आता था चर्च, हाँ ऐसा कह सकते, ठीक है, इसी को किंग अलग है, नोबिलिटी सेकंड में आता था, चर्च फर्स्ट में, और एक आते थे कॉमन पीपल, एक आते थे कॉमन पीपल, ऐसे करके कॉमन लोग। ये आ गया पूरा सोसाइटी। ये 3 ग्रुप में बटा था। चर्च था फर्स्ट पोजीशन पे, चर्च किस पे था, फर्स्ट, राजा हो गया सेकंड,
ए फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और ये था थर्ड स्टेट। तो ये आता था थर्ड स्टेट पे। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें ध्यान से समझना है कि चीजें क्या चल रही थी कि पहले क्या हुआ, राजा का सिस्टम था, जब राजा ने ज्यादा टैक्स वैक्स बढ़ाया, चर्च ने ज्यादा टैक्स बढ़ाया, तो पब्लिक ने राजा को उठा के फांसी पे चढ़ा दिया। जब ये सिस्टम खत्म हो गया तो फिर पावर जाती है थर्ड स्टेट के पास। अब थर्ड स्टेट में जो आते थे, जैसे कि आपके किसान है, पीजेंट है, आपके आर्टिसियंस वगैरह हो गए, और यहाँ पे कोर्ट है, लॉयर है, सारे लोग इसमें आते थे। तो इनके हाथ में जब पावर गई तो इसमें एक नाम आएगा, मैं आपको बता दूं, वो 9th क्लास की हिस्ट्री में आएगा, वो रोबर्स पीरे। तो रोबर्स पीरे क्या रहेगा कि यहाँ पे एक ग्लूटेन वाला सिस्टम लाता है कि जो भी उसके अगेंस्ट आता है उसको क्या करता है, जैसे राजा है, नोबिलिटी कोई आए उसको फांसी पे चढ़ा देगा, चर्च के कोई लोग आए उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ तो एक कंडीशन आ जाएगी कि वो अपना यहाँ पे डिक्टेटर चलाने लगता है, यहाँ तक कि अपने साथियों को भी यहाँ पे वो फांसी पे चढ़ाने लगेगा। तो ये भी सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है मिडिल क्लास, जिसे कहते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, तो यहाँ पे आता है मध्यम वर्ग का कॉन्सेप्ट। मध्यम वर्ग में दो टाइप से डिवाइड होगी। एक तो होगी जी लेजिस्लेटिव, यहाँ पे आएगा लेजिस्लेटिव का कॉन्सेप्ट, समझो ध्यान से, लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, लेजिस्लेटिव, और किसका आएगा, एग्जीक्यूटिव का। हुआ क्या, ये दो कॉन्सेप्ट है। लेजिस्लेटिव कानून बनाने का काम करती थी, एग्जीक्यूटिव उसे इंप्लीमेंट। इनके आपस में ही इनका मतलब कभी इनकी आपस में नहीं बनी, इनके बीच में जो चीजें होनी थी, जिस प्रकार से चीजें यहाँ चल रही थी, तो जो एग्जीक्यूटिव कहती लेजिस्लेटिव नहीं मानती, लेजिस्लेटिव जो कानून पारित करती वो एग्जीक्यूटिव नहीं मानती। तो इन पर सब विवाद ज्यादा हो गया, डिस्प्यूट ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन ये निकल करके आती है, जो लेजिस्लेटिव का कॉन्सेप्ट था, कि इनके और इसके बीच में जब नहीं बनी, तो इसमें एक ग्रुप था जो आर्मी पावर का कंट्रोल करता था, मतलब कि कह सकते हैं कमांडर ऑफ आर्मी, और उसमें एक नाम आता है नेपोलियन का। तो यही नेपोलियन है कि यहाँ पे ये निकल करके आता है और अपना अलग से, मतलब पूरी कंट्री को अनाउंसमेंट करके फ्रीडम लाता है, और ये अपना सिस्टम ला देता है, और यहाँ पे नेपोलियन का पूरा हिस्सा कंट्रोल हो जाता है। वही पढ़ना है कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिसने फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था, फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर यही उसने किया। नेपोलियन जब आया तो 10 साल तक तो ये फ्रीडम रहेगा, रिपब्लिक सिस्टम, लेकिन फिर बाद में नेपोलियन राजतंत्र लाएगा, मोनार्की सिस्टम लाएगा, और वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। क्या कर दिया, प्रजातंत्र को। ये मैप है, मैं अभी इस पे बात करूंगा कि प्रजातंत्र को नष्ट किया था, और मगर वहां प्रशासनिक क्षेत्रों में उसने क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेशन किया था। जो प्रशासनिक क्षेत्र थे, अब पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 में की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता था, ने जन्म पर आधारित विशेषता का समाप्त कर दिया। ये इंपोर्टेंट था, कुछ नेपोलियन ने इंपोर्टेंट वर्क भी किए थे, कि जो यहाँ पे नेपोलियन का स्पेशल जो संहिता आई थी ना, नेपोलियन का कानून बोल सकते हैं, जो यहाँ पे नेपोलियन कानून, जन्म के आधार पर जो जन्म का कॉन्सेप्ट चल रहा था उसको खत्म करके, समाप्त करके, उसने कानून को समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। यहाँ पे उसने कहा कि जन्म के आधार पर जो विशेष स्पेशल राइट्स दिए जा रहे हैं, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अगर कोई कमांडर है कमांडर का बेटा कमांडर, अगर आर्मी मतलब कि कोई मंत्री है मंत्री पद पे तो मंत्री का बेटा मंत्री। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करके इसने इस संहिता, संहिता का मतलब होता है लॉ, कानून, तो फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों पर भी लागू किया गया। डच गणतंत्र है, स्विट्जरलैंड है, अब वो क्या चाहता था, अभी तक तो ये फ्रांस में चल रहा था, तो फ्रांस से बाहर निकल के जैसे डच, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। सामंती सिस्टम मतलब फ्यूडल सिस्टम, जैसे भारत में जमींदारी सिस्टम है ना, ऐसे ही वहां पे चलती थी फ्यूडल सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं सामंती सिस्टम। तो सामंती सिस्टम जो वहां पर जमींदारी सिस्टम था उसको खत्म किया, और किसानों को दासत्व, मतलब जो किसान जमीनों में अपनी ही जमीनों पे गुलाम बनकर रह गए थे, और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, और शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रण से हटा दिया, क्योंकि जो शहरों में जो कारीगर थे वो श्रेणी संघों के एक आ गया, तो जो जितने भी कारीगर आर्टिसन आते हैं वो किसके कंट्रोल में है, वो यूनियन के कंट्रोल में। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार लाया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि अगर मैं प्रश्न की बात करूं, कि प्रश्न यहाँ पे आएगा नेपोलियन संहिता क्या थी, तो ये क्वेश्चन आ जाए, नेपोलियन नेपोलियन संहिता क्या थी। प्रश्न है फ्रांस के समाज में क्या बदलाव
की। तो यहाँ पे आपको बताना नेपोलियन संहिता क्या थी और किस प्रकार से फ्रांस के साम्राज्य में बदलाव किए। हटा दिया जो यातायात थी, यातायात और संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम सुधार किया गया। किसान, कारीगर, मजदूर और अन्य उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। किस प्रकार से चीजें थी तो लोगों को अच्छा लग रहा था। नेपोलियन यहाँ पे बोले ठीक है किंग सिस्टम लाते हैं, लेकिन हम ये सारी चीजें आपको देते हैं कि सभी इक्वल होंगे, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, कोई भी नौकर नहीं होगा, कोई भी जमींदारों का नौकर नहीं होने वाला। उनको वहाँ पे जो वहाँ पे टैक्स देते थे वो जमींदारों को, मतलब लैंड टैक्स देते थे, जमीन का टैक्स उनसे फ्री कर दिया। जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कर दिया। शहरों को कारीगरों की जो श्रेणी संघों में आते थे, मतलब सेंट्रल के कंट्रोल में थे जो आर्टिसन, उनको फ्री कर दिया। यातायात और संचार व्यवस्था सुधारा गया। इंपोर्टेंट था ट्रांसपोर्ट। अब जब पब्लिक को ये सारे राइट्स मिलेंगे तो उनको क्या जरूरत है डेमोक्रेसी, क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की, क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की, तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे किंग सिस्टम आया। उद्योगपतियों ने नई नई आजादी का मजा चखा। उद्योगपतियों को खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादन ये समझने लगे, क्या हो गया कि ये समझने लगे कि एक समान कानून मानक भर, एक समान कानून, मानक भार और नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। और ये लोग समझने लगे, ये लोग जानने लगे, क्या जानने लगे कि जो मानक भार है, जो तौलने की चीजें हैं, जो नाप है, एक राष्ट्रीय मुद्रा की एक ही मुद्रा होगी, एक इलाके से दूसरे। वही बात है ना कि पूरे यूरोप में अगर इतने सारे कंट्री थे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी या आसपास के जितने, ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह, यहाँ सब एक ही मुद्रा, एक ही करेंसी हो जाएगी। तो लोगों को अभी दूसरी करेंसी, दूसरी वहां पे किसी प्रकार की मुद्रा की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी, मतलब उनको कंफर्टेबल हो जाएगा, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों पर, जैसे हॉलैंड है, ये नाम कुछ आते हैं, जैसे हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड, साथ ही साथ कुछ शहर थे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और बारसा में फ्रांसीसी सेना को स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया गया। जिस प्रकार से स्वागत किया, मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल दिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या हुआ कि जो उत्साह जो मिला था ना, वो शीघ्र ही किसमें चेंज हो गया, वो दुश्मनी में बदल गया। कैसे बदल गया वो समझो। बदल गया जब ये साफ होने लगी कि नई प्रशासन व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। और जो यहाँ क्या देखा कि जो नई जो चीज मिली ना, साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था नई राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, जो अब देखो इंपोर्टेंट था क्या, जो टैक्स बढ़ गया था, सेंसरशिप, और बाकी यूरोप के जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रही। नुकसान से प्रशासनिक परिवर्तनों से मिलने फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगी। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हुआ क्या था कि अभी जो नेपोलियन था, अच्छे से समझो ध्यान से, जो नेपोलियन था, यहाँ देखो, जो नेपोलियन था अभी वो केवल कंट्रोल किस पे कर रहा था, फ्रांस। उसने कहा कि हम जो भी राइट्स है, आपको प्रॉब्लम थी जनता को, वो हम आपको दे रहे हैं। और यहाँ पे वो कानून भी लाया, जैसे नेपोलियन संहिता का, जिसका नाम क्या दिया, नेपोलियन संहिता। एक ऐसा कानून जो सभी को इक्वल राइट देगा, सारी चीजें इक्वल देगा। ठीक है, नेपोलियन संहिता कहा, तो ये ठीक चीज ठीक लगी हमें, ठीक है, ये अच्छा चल रहा। लेकिन ये चीजें था, जब उसने प्लान बना लिया कि मैं हॉलैंड, जर्मनी और भी अगल बगल के देश थे, ऑस्ट्रिया वगैरह, इनको भी अभी कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी नेपोलियन अपने स्टेट मतलब फ्रांस पर कंट्रोल कर रहा था, वहां पर रूल कर रहा था। अब उसने योजना बनाई, क्यों ना वो पूरे यूरोप को जीत ले। वो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो आप मुझे खुद बताओ, जब उसे पूरे यूरोप को जीतने का कॉन्सेप्ट आएगा और जब पूरे यूरोप को कंट्रोल करना होगा तो क्या करेगा, पैसे की ज्यादा जरूरत होगी, ज्यादा आर्मी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। अब ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी, इतने सारे राइट्स वो पब्लिक को पहले दे चुका है, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर चुका है। हुआ क्या सोसाइटी में, तो जैसे ये दुश्मनी मतलब कैसे हुआ कि प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, जो सिस्टम बनाया था, क्योंकि जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी रूप नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे वो टैक्स बढ़ा दिया। क्या किया, क्योंकि अभी पैसा चाहिए ज्यादा उसको, क्या जो अभी फ्रांस के अलावा नेपोलियन को क्या है, अभी केवल फ्रांस में कंट्रोल था, अब पूरे यूरोप को जीतना है। क्या करना है, अब पूरे यूरोप को जीतना है उसको। उसका जो स्वप्न था कि पूरे यूरोप को जीतना, पूरे यूरोप पे कंट्रोल करना, पूरे यूरोप को विक्ट्री करना। तो हुआ क्या कि ये जो चीजें चल रही थी कि उसने टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप में समझाया था, अरे अभी नहीं समझाया, समझ लो क्या होता है सेंसरशिप। सेंसरशिप जो होता है, जितने भी आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, ये जो चीजें आती है ना, जैसे टीवी, टेलीविजन, जितने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं,
एक बोर्ड होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंटल रहता है, इन सबको परमिशन देता है कि कोई ऐसी चीज उस पर तो शो नहीं कर रहे, दिखाई नहीं जा रही, या कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही जिससे समाज के किसी तबके को नुकसान हो, या समाज के किसी तबके को बुरा भला कहा जाए, या गवर्नमेंट को कहीं क्रिटिसाइज किया जाए। तो सेंसरशिप ऐसी परमिशन देता था। उस समय सेंसरशिप का कॉन्सेप्ट किसके हाथ में रहता था? उस समय गवर्नमेंट तो थी नहीं, कौन था उस समय? ये चीजें रहती थी राजा के हाथ में। तो राजा ये चीजें देखा था। इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहाँ सेंसरशिप को फ्री किया गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, मतलब कि लुई 16 से। यहाँ क्या किया, ये फिर से सेंसरशिप को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि लोग ये लिख ना पाए कि किस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नेपोलियन संहिता है, कि अभी तक तो ठीक थी लेकिन अभी नेपोलियन क्या कर रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में जब ये जानकारी लगेगी तो फिर देखो क्या होगा। तो और ऐसे करके जब सेंसरशिप बाकी यूरोप को जीतने के लिए, अब ये लिखा ना कि बाकी यूरोप को जीतना चाहता था, इसके बाद कि जो उसने एरिया जीत लिए तो और भी यूरोप को जीतना चाहता था। हुआ क्या, वो फ्रेंच की सेना में क्या करने लगा, जबरन भर्ती करने लगा। ये आ गया ना कॉन्सेप्ट, क्या करने लगा, जबरन भर्ती करने लगा, जबरन भर्ती करने लगा। और नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगे, कि जो इस सिस्टम से जो फायदा हुआ था उससे ज्यादा हमें क्या होने लगा, फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे, क्या, नुकसान। तो यहाँ पे नुकसान ज्यादा होने लगे फायदे से ज्यादा। यही हुआ कि बाद में नेपोलियन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, नेपोलियन का किंग सिस्टम उसे पकड़ के, फिर बाद में देखना कि कैसे नेपोलियन की क्या स्टोरी होगी, उस पर हम सब सारी डिटेल से बात करेंगे नेपोलियन के बारे में। तो यहाँ ये आप स्टोरी इसकी समझ गए होंगे, और ये चीज आया होगा समझ में कि कैसे कैसे था। ये तो ये हमने पूरा एक पहला पैरा देखा, सिस्टम देखा कि नेपोलियन का जो कॉन्सेप्ट था कि क्या चल रहा था। उससे पहले चलो मैं एक दो चित्र है इनकी बात कर लूं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। चलो एक सेकेंड, बस मैं इसमें एक ही सेक्शन डिस्कस करूंगा आपके साथ, इसके बाद मैं, अब देखो यहाँ पे तो आपके सामने एक चित्र बनाया है, और ये मतलब किसका है, ये चित्र फ्रेडरिक सरियू का है, और उसी के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। ठीक है, उसमें चित्र में क्या बात की गई तो हम वही चित्र में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या लिखा है। ये आपके सामने दो इमेज बनी है, एक इमेज ये बनी है और एक इमेज ये बनी है। अब दोनों इमेजों में डिफरेंट क्या है वो हमें समझना। एक जर्मन पंचांग है, पंचांग मतलब जिसमें तारीखें वगैरह देखी जाती है, जिसे तिथि पत्र कहते हैं। जैसे हम लोग राष्ट्रीय पंचांग देखते हैं ना, तो उसी प्रकार तारीख वगैरह, कैलेंडर कह लो। एक मुख्य पृष्ठ जिसे पत्रकार एंड्रियास किसने, रेममान ने 1789 में डिजाइन किया था। क्या है, फ्रेंच में जो बास्टील था, जो फ्रेंच है, फ्रेंच फ्रेंच में बास्टील एक किला है। फ्रांस में एक बास्टील किला था जो राजा का सबसे, एक कह सकते पावरफुल वेपन्स में एक था, क्योंकि जो भी जितने रेवोल्यूशनरीज होते थे जो राजा के अगेंस्ट होते थे, उनको अरेस्ट करके इस फ्रेंच के मतलब बास्टील किले में रखा जाता था, फोर्ट में रखा जाता था। तो क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उसने मिलते जुलते किले के बगल में बनाया गया है। देखो कि एक एक किला की इमेज बनी इधर पर, और एक किला की, ये जो दिख रहा है ना पूरी बिल्डिंग, देखो इस प्रकार से ये पूरी बनी है कि ये पूरा किला किस प्रकार से यहाँ पे पूरी डिजाइन बना हुआ है किले की, ये पूरी इमारत पूरी बनी हुई है इस प्रकार से, ये पूरी आपके सामने ऐसे एक पूरा फोर्ट बना। यहाँ पे भी एक फोर्ट दिखाया गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है कि एक जस्ट इसका कॉपी किया गया। यहाँ पे देखो लोग क्रांतिकारी कैसे हाथों में कोई हथियार लिए, वेपन्स लेकर के इस किले पे अटैक किया है, क्योंकि 1789 के रेवोल्यूशन में लोगों ने बास्टिल किले को अटैक करके उसको पूरा निस्त नाबूद कर दिया था, खत्म कर दिया था। उसके एक एक सामान, एक एक ईंट को बाजारों में बेचा था, और कहा था कि आने वाले टाइम में हर एक लोग आपको याद करेंगे हम भी उस फ्रेंच के रेवोल्यूशन में शामिल थे। यही है कि फ्रेंच की जो बास्तिल में क्रांतिकारी भीड़ के परिवेश से चित्र को उसने मिलते जुलते किले के बगल में एक फोटो बनाई, कि सेम एक फोटो इसके बगल में बनाई। ये ओरिजिनल वाली फोटो है और ये मतलब उसकी कॉपी की है। क्या बनाया है कि यह किला जर्मन प्रांत कैसल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्र था। निरंकुश वही आ गया ना, मतलब कि आपको कह सकते हैं डिक्टेटरशिप। इस चित्र के साथ एक नारा दिया कि लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। यहाँ पे नारा दिया था, स्पीच था कि लोगों को जो अपनी आजादी है, आजादी का कॉन्सेप्ट किस में कर लेना चाहिए, अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहिए। रेबनान ने एक पत्रकार था जो बाद में मेंज नामक शहर में रहता था, जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य भी था। मोस्ट इंपोर्टेंट रेबनान का था, क्वेश्चन यही आएगा। जैसे कि वहां पूछेगा फ्रेडरिक सरियू कौन था, तो वो एक कलाकार था। तो रेबमान कौन था, रेबमान एक मतलब जर्नलिस्ट था, पत्रकार था, और उसे मेंज एक शहर है नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था, और जर्मन जो जैकोबिन क्लब है उसका क्या था, एक मेंबर था। तो इस इमेज के बारे में अगर आता है कि इस इमेज में क्या दिखाया गया, इस इमेज को क्या तैयार किया, तो इसमें जो फोर्ट दिखाया है, बास्तिल के फोर्ट को दिखाया है। और यहाँ पे ये सारे रेवोल्यूशनरीज आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे किस प्रकार से। यहाँ पे मैं आपको इसको इमेज को बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे, देखो
देखो, तो यहाँ कैसे रेवोल्यूशनरी से दिख रहे हैं। ए भी एक फोर्ट बना है, इधर एक फोर्ट बना है। ये जो है ओरिजिनल वास्तिल उसकी सेम फोटो यहाँ बनाई गई रेबमान के द्वारा, और ये फ्रेडरिक सरयू की जो वहाँ पे इमेज बनाई गई थी ना, ये उसी में बताया गया कि कैसे ये चीजें थी। तो ये आप समझ गए होंगे इमेज के बारे में। चलो कुछ और इमेज बची हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो वाली कह रहे हैं। ये मैप है, मैं मैप के बारे में बाद में बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, एक यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ एक इमेज है, इसके बाद ये इमेज है, ये वाली इमेज देख लो। इमेज में क्या है देखो, इसको देखो आप अच्छे से। ये इमेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, चीजें आती हैं। तो इसमें क्या लिखा है, जेब्रेकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए। तो ये जेबिन क्लब में जर्मनी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया है, किसका, इंडिपेंडेंस मतलब कि डेमोक्रेसी का ये वृक्ष लगा रहे हैं। एक चित्रकार है जिसका नाम है कार्ल कैस्पर, इनका नाम है, जर्मन चित्रकार है, उनने कार्ल कैस्पर फ्रेड्ज नाम है द्वारा ये बनाया गया। इस रंगीन चित्र में का विषय फ्रेंच सेना द्वारा जेब्रेकेन शहर पर कब्जा है। तो जो फ्रेंच की जो सेना थी ना, एक शहर है जिसका नाम है जिवेव्रेकेन शहर, उस शहर का नाम है जिवेव्रेकेन शहर पर कब्जा कर लिया। कैसे, फ्रेंच की जो सेना थी उस सेना ने आके इस पे कब्जा कर लिया। अपनी नीली नीली सफेद और लाल पोशाक, देखो ये लोग नीली पहने हुए हैं, कुछ लोग सफेद पोशाक पहने हुए हैं, और कुछ लोग देखो ये लाल पोशाक पहने हुए हैं। किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, नीली सफेद और लाल। तो लाल पोशाक से पहचानने वाले लोग फ्रांसीसी सेनाओं के दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कि फ्रांस की जो सेना, ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना, ये लोग फ्रेंच की सेना को दमन कर रहे हैं। इस बीच में जो सेना को पकड़े हैं लोग, तो दमन के रूप में प्रस्तुत किया। जो एक किसान की गाड़ी के बाँस छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। देखते हो यहाँ पे जो गाड़ी, ये है गाड़ी कि गाड़ी को खींचते हुए कुछ युवा कैसे उसे तंग कर रहे हैं। बीच का अग्रभाग एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है, और यहाँ पे एक किसान को किस प्रकार घुटने टेकने पर क्या किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है कि उसका अनुवाद है, हमसे आजादी और समानता ले लो। क्या कह रहे हैं, हमसे आजादी समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। इस फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्य है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। और यही होता था कि जो फ्रांसीसी थे, ये क्या था, ये पूरे यूरोप में फ्रांसीसी जा रहे हैं, और यहाँ पे एक देखो लेटर लगा दिया, यहाँ पे चीजें लिख रहे हैं क्या, कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर और मुक्तिदाता बन जाते थे, और कहते थे कि राजतंत्र को खत्म किया जाए, राजतंत्र के सिस्टम को खत्म किया जाए। और ये किस प्रकार से फ्रेंच की आर्मी, ये जो कपड़े पहने नीला सफेद और रेड, ये कैसे उनको दमन कर रही है, लोगों को ये सता रही है, मार रही है। देखो ये किस प्रकार से लोग पड़े हुए हैं, ये इस प्रकार से ये लोग, तो कैसे इनको मार पीटने का काम कर रही है। वो लोग यहाँ पे कैसे स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं, पेड़ पर चढ़ करके। ये देखो यहाँ पे कैसे लगाया जा रहा है। तो ये भी इस डायग्राम को थोड़ा याद रखना कि डायग्राम से हमें क्या सिखाई देता, और ये डायग्राम किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब लास्ट वाला डायग्राम बनता है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखो राइनलैंड एक जगह है बेटा, राइन एक रिवर भी है यहाँ पे। तो राइनलैंड का डाकिया है लाई स्पिट्सबर्ग से आते हुए, एक जगह लाई स्पिट्सबर्ग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। कि किस प्रकार से उसके देखो ना, ये बैग से चिट्ठियां गिरती चली जा रही हैं, कि एक डाकिया ये चिट्ठियां देखो किस प्रकार से गिरती चली जा रही हैं, उसमें ये बताया गया है चिट्ठियां गिरती चली जा रही है। यहाँ नेपोलियन को दिखाया गया है डाकिये के रूप में, डाकिये के रूप में नेपोलियन को दिखाया गया है कि लाई स्पिट्सबर्ग की लड़ाई में, जब ये लड़ाई होती है जगह पे, लड़ाई में हार कर फ्रांस लौटती हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया, और उसके झोले से गिरती हुई हर चिट्ठी पर उसके भूभाग के नाम लिखे हैं, और जिन्हें वह अब हार चुका है। कि नेपोलियन ने जो इतनी सारी जगह देखी, जीती थी, इतने सारे क्षेत्रों को जीता था, जब वहां पहुंचा तो वो कैसे वहां हार करके, तो एक एक शहर को, अपने एक एक एरिया को वो खोता चला जा रहा है। उसकी चिट्ठियां जो दिखाई इस डायग्राम में जो दिखाया गया वो यही शो होता है। ठीक है, तो ये हमने आपके साथ सारे डायग्राम थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण ये नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। इसके बाद ये मैप है, तो ये मैप आप देख लीजिए। मैं इसको ऐसा करता हूँ, इस मैप को, एक सेकंड, इस मैप को मुझे आपके साथ डिस्कस करना है पूरा, कि ऑटोमन एम्पायर कैसे, ये सारी चीजें मैप को मैं कल आकर डिस्कस करता हूँ, मतलब कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बहुत डिटेल से बात करता हूँ। इस मैप को अच्छे से देख लीजिए, ये कैसा है, ये पूरा यूरोप का मैप है। क्योंकि ये अभी जो रसिया दिख रहा है ना, ये पूरे यूएसएसआर का भाग हुआ करता था, आज ये
यूरोप का पार्ट है। ये सारी बात करेंगे हम लोग। इसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज थे, ऐसे क्षेत्र थे जो रसिया के पार्ट हुआ करते थे। ये पूरा रसिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज ये वर्तमान में प्रेजेंट में यूरोप का हिस्सा है। तो ये रहा, मैंने आपके साथ एक लेक्चर को कंप्लीट किया और इसको और इसके फर्स्ट सेक्शन को देखा और कैसे नेशनलिज्म इन यूरोप का कॉन्सेप्ट आया, फिर नेपोलियन कैसे पावर में आया, नेपोलियन ने जो है नेपोलियन संहिता बनाई, नेपोलियन जो कानून लाया किस प्रकार से उसने दिया, फिर उस सिस्टम के तहत जो डेमोक्रेसी मतलब जो रिपब्लिक सिस्टम फ्रांस में आ गया था उसको समाप्त करके फिर से वो किंग सिस्टम मतलब कि मोनार्की सिस्टम लाया। और जब मोनार्की सिस्टम जब लाया तो फिर उसने देखा कि अभी मैंने फ्रांस को जीता है, हॉलैंड को जीता है, स्विट्जरलैंड को जीता, अब वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। और इसी यूरोप के जीतने के चक्कर में उसने फिर टैक्स फिर से इंप्लीमेंट कर दिया और बहुत ज्यादा टैक्सों की दरें बढ़ा दी। फिर से वो लोगों को, अब युद्ध में लड़ने के लिए लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, आर्मी की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ यूरोप के लोगों को जबरन वो भर्ती करने लगा आर्मी में। यही हुआ रिजल्ट के लोग फिर नेपोलियन के अगेंस्ट में हो जाते हैं। फिर सारी चीजें कैसे खत्म हो गई, उसी प्रकार हाल होगा जैसे कि फ्रांस में जो राजा का हुआ था लुई 16 का। ठीक है, तो मिलते हैं, आप ये चीज समझ ही गए होंगे। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, यहाँ मैं आपके साथ कंटिन्यू बना रहूंगा और हर एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत चीजों को पढ़ेंगे। यहाँ मैं अभी आपको टॉपिक की समझ में विकसित कर रहा हूँ कि सच में इस टॉपिक की डिमांड क्या है और इस टॉपिक से हमें समझना कितना है, चीजों को समझना है। नेशनलिज्म इन इंडिया से हमने कैसे एक एक पैराग्राफ के मतलब समझे थे, उसी प्रकार एक एक चीजों को समझेंगे। यहाँ पे अभी बस ये इसका फिनोमेना समझिए कि क्या चीजें हो रही थी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।